वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का, खुशामदीद करते हैं, जियानु कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज ये तमाम लोगों को आप लोगों का स्वागत है बेटा जी। कल आप लोगों को मैंने बोला था कि आज अपने चैप्टर नंबर जो हमारा पी ब्लॉक चल रहा है ना, 11 चैप्टर, उस चैप्टर्स के अपने आज गिने चुने जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज अपने रिवाइज करेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक के पीछे दे रखे हैं या फिर जो भी है उसको अपने आप सोल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों का एनुअल एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में भी अपनी तरफ से भी आप लोगों को मैं पूछता रहूंगा, है ना। तो शायद तक मैंने आप लोगों को बोला भी था, आप लोगों को अगर याद है तो, कि बेटा जी आप लोगों को चैप्टर नंबर पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13वां और ग्रुप नंबर 14वां आप लोगों को पढ़ के आना है। शायद तक आप लोग पढ़ के आए होंगे, है ना। दुआ तो यही करते हैं, आशा तो यही है आप लोगों से हमें। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग पढ़ के आए हो तो आज आप लोगों का उस पढ़े हुए पर आप लोगों का छोटा टेस्ट भी लेते रहेंगे, साथ में पूछते भी रहेंगे और बाकायदा आप लोग मेरे को बताते भी रहना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम लोग पढ़ के आए हैं, ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, है ना। तो बेटा जी पूरा करेंगे डिस्कस अपने। और पिछले जितने भी क्लासेस वगैरह थी उसमें हमने ग्रुप नंबर 13 को डिस्कस किया, ग्रुप नंबर 14 को हमने डिस्कस किया, है ना। और कल अपने सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था अपने, जिसमें था हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 के बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर हमने सिलिकॉन के बारे में भी पढ़ा था, सिलिकॉन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो डिस्कस किया। और फिर जियोलाइट पढ़ा था हम लोगों ने। जियोलाइट एक प्रकार का सिलिकेट है बेटा जी, आप लोगों को पता होगा, है ना। सिलिकेट का मतलब है SiO2 माइनस सिलिकेट वगैरह। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं बेटा जी। सभी को जोड़ लो, हो सकता है एक प्रकार से आप लोगों का ये टेस्ट ही मान लिया जाए, है ना। मैं भी बताता रहूंगा आंसर, और जो आंसर आप लोगों से मुझे पता होंगे कि ये आंसर आप लोगों को आते हैं तो मैं उसको आगे निकालता रहूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आ जाइए, स्वागत करेंगे सभी का। जो नहीं आए हैं जल्दी से उनको भी शेयर कर लो, ताकि आज अपने क्लास जो है इस चैप्टर को आज अपने फिनिश कर देंगे और कल की वीडियो के अंतर्गत आप लोगों का जो थर्मोडायनेमिक का जो चैप्टर है वो शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तो आइएगा आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं बेटा जी। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को एक एक करके मैं बताता रहूंगा, है ना। बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस भी हैं, मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस आप लोगों से पुटअप करता रहूंगा, पूछता रहूंगा। तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग भी देखते रहना, इंग्लिश मीडियम वालों, है ना। और ताकि कोई डाउट्स आप लोगों को ना हो, मैं पूछता रहूंगा इंग्लिश में भी आप लोगों से। तो आइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, बोरॉन से यह है Tl थेलियम तक तथा कार्बन से Pb तक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की भिन्नताओं में क्रम की व्याख्या कीजिए, है ना। आप लोगों को पता है बेटा जी कि बोरॉन के बाद में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ऊपर से नीचे आते हैं। ऐसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी ऊपर से नीचे आते हैं। ये ग्रुप नंबर 13 है, ये ग्रुप नंबर 14 है। ये कह रहा है कि बोरॉन से अगर अपने थेलियम के पास आते हैं, बोरॉन से अगर अपने थेलियम के पास में आते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड व्हाट हैपन व्हेन वी मूव कार्बन टू पीबी, जब कार्बन से पीबी के तक आते हैं तब अपने ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो वो किस कारण से फर्क पड़ता है। तो आपको मैंने बताया था मेरे प्यारे रसगुल्लो कि जो बोरॉन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, लेकिन थेलियम +1 दिखा रहा है। कार्बन जो है ये +4 या -4 दिखाता है। जो पीबी है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये पीबी हमारा +2 ऑक्सीजन संख्या शो कर रहा है। इसका कारण आप लोग को पता चल गया होगा, है या नहीं है, कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो पी ब्लॉक के अंतर्गत एक इफेक्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। उस अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से जब अपने ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन संख्या में 2 अंकों की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। सो व्हेन वी मूव बोरॉन टू थेलियम, या फिर मैं कहूं व्हेन वी मूव कार्बन टू लेड, देन द 2 digits of the oxidation number is decreased. This effect is known as inert pair effect. इस प्रभाव को अपने क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव, है ना। तो बोरॉन से बोरॉन से थेलियम तक और कार्बन से लेड तक आने में ऑक्सीकरण संख्याओं में जो कमी आ रही है उसका मेन कारण कौन है, अक्रिय युग्म प्रभाव है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया होगा, है ना। हाँ जी, ये है
थेलियम क्लोराइड कर लेना बेटा, जिसको थेलियम क्लोराइड TlCl तथा BCl3, ये BCl3 कर लेना आप लोग, बोरॉन क्लोराइड। इन दोनों में से आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, कौन सा ज्यादा हाईली स्टेबल है ना। एक तो तुम्हारे पास में बोरॉन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, ये लो कुछ इस टाइप से, और एक जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे रसगुल्लो थेलियम के पास में एक Cl जुड़ा हुआ है। इन दोनों में से आप लोगों को यह बताना है कि ज्यादा हाईली स्टेबल कौन सा है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जिसके अंतर्गत ज्यादा ऑक्सीजन संख्या जो शो करता है, पहली बात तो आपको पता है कि बोरॉन का साइज छोटा होगा और थेलियम का साइज बहुत बड़ा होगा। तो साइज बोरॉन का छोटा होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों इसकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी ज्यादा होगी। और बात करें बेटा जी थेलियम के आकार की, तो थेलियम का आकार जो होगा वो बोरॉन के कंपेयर में काफी बड़ा होगा, और काफी बड़ा होने की वजह से, काफी बड़ा होगा तो हम लोग इस बॉन्ड को आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो बोरॉन क्लोराइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन थेलियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी क्या है मेरे प्यारे साथियों, कम है। आगे बात समझ में, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं फिर आगे दिया हुआ है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लुईस अम्ल के समान व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। इसको देखो आप, ये कह रहा है कि बेटा जी जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है BF3 जो है, ये एक प्रकार का लेविस एसिड है। इसका कारण बताना है आपको, व्हाई द BF3 इज बिहेव एज ए लेविस एसिड, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार क्यों करता है, ये बता सकते हो आप? आ जाओ अपना बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने। देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बोरॉन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है ना, और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे साथियों इसने किसको दे रखे हैं, F को दे रखे हैं। ये लो मैं बना देता हूं, F एक से ये रहा, एक F ये रहा, एक F ये रहा। अच्छा, अगर BF3 की रिएक्शन में करवाऊं किसके साथ बेटा, अमोनिया के साथ करवाऊं। तुम्हें पता है अमोनिया के पास में एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, जो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है ना। याद रखना जिसके पास लोन पेयर होता है वो मेरे प्यारे साथियों लेविस बेस होता है, लुईस बेस, लुईस क्षार। अच्छा, ये लुईस बेस इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो ये उस लोन पेयर के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये B के साथ में 3 F जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन बोले तो लोन पेयर किसने डोनेट कर दिया, नाइट्रोजन डोनेट कर दिया। तो इस प्रकार इसने लोन पेयर डोनेट किया है। जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लेविस बेस है, और BF3 ने बेटा जी लोन पेयर को क्या कर लिया, गेन कर लिया। ये हमारा किसकी भांति बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड की भांति बिहेव कर रहा है। So when BF3 is react with ammonia, then ammonia is donate the lone pair to the BF3। तो ये अमोनिया जो है अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसकी वजह से अमोनिया तो लुईस बेस की भांति बिहेव करता है, लेकिन BF3 जो है मेरे प्यारे रसगुल्लो वो लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा, है या नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है, BCl3 तथा CCl4, ये BCl3 है, ये CCl4 है, यौगिकों का उदाहरण देते हुए जल के प्रति इनके व्यवहार के औचित्य को समझाइए। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर BCl3 की रिएक्शन अगर अपने जल के साथ करवाएं तो क्या होगा, और CCl4 की रिएक्शन अगर अपने जल के साथ करवाएं तो मेरे प्यारे रसगुल्लो क्या होगा। आइएगा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक तो है आपके पास है BCl3, एक है आपके पास में CCl4, है ना। हाँ जी, इसकी रिएक्शन करवाएं अगर अपने वाटर के साथ में, जल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएं तो मेरे प्यारे साथियों मैं जल को उस प्रकार से शो कर देता हूं। ये लीजिए HOH 3 लेकर के आ गया मैं, है ना। तो ये 3 HCl क्या हो जाएंगे बेटा, निकल जाएंगे। 3 HCl इसके साथ में से रिमूव हो जाएंगे, तो माइनस में 3 HCl चला गया। अब बचा एक बोरॉन, और OH कितने बचे मेरे प्यारे साथी, OH बचे आप लोगों के 3। ये लीजिए, ये क्या बन गया, ये ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ऑर्थोबोरिक एसिड का
फॉर्मेशन हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि BCl3 की रिएक्शन अगर अपने वाटर के साथ करवाएं तो वाटर के साथ करवाने पर मेरे प्यारे साथियों HCl का फॉर्मेशन हो गया, रिमूव हो गया, और ऑर्थोबोरिक एसिड क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। आगे बात, लेकिन अगर अपने CCl4 की रिएक्शन अगर अपने वाटर के साथ करवाएं तो बेटा ये आसानी से इजिली, है ना, इजिली रिएक्शन शो नहीं करता। तो CCl4 जो है वो वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन जो है वो दिखाता नहीं है, लेकिन BCl3 की रिएक्शन अपने वाटर के साथ करवाएं तो मेरे प्यारे साथियों ये ऑर्थोबोरिक एसिड का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा व्हाई ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए प्रोटोनिक एसिड। क्या कारण है कि बोरिक अम्ल एक प्रोटोनिक अम्ल है। मैंने आप लोगों को क्लास में भी आपको मैंने प्यारे साथियों बताया था कि जो ये हमारा बोरिक एसिड है ना, या इसको बोल दो आप लोग ऑर्थोबोरिक, है या नहीं इसकी रिएक्शन अगर अपने किसके साथ करवाएं, वाटर के साथ अगर अपने इसकी रिएक्शन करवाएं तो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाने पर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाने पर पहले ही किसका फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HOH, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, तो पहले ये OH को क्या करता है बेटा, गेन करेगा। जब OH को गेन करेगा तो आप लोगों के सामने इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ये OH गेन कर लेता है उसके बाद में H+ आयन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो ऑर्थोबोरिक एसिड है जब इसकी रिएक्शन आप लोग पहले वाटर के साथ करवाते हो तो वाटर के साथ करवाने पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये OH- आयन को क्या करता है, गेन करता है, और OH- आयन को गेन करने के बाद ये H+ आयन क्या करता है बेटा जी, डोनेट करता है। इसलिए इसको एक वीक एसिड कह सकते हो या प्रोटोनिक एसिड कह सकते हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑर्थोबोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये आसानी से H+ आयन डोनेट नहीं करता, ये इजिली, है ना, H+ आयन डोनेट नहीं करता है। बट व्हेन इट्स रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल then first of all it's gain the OH- ion and after that it's donate the H+ ion। OH- ion को गेन करता है, उसके बाद में H+ ion को डोनेट करता है। इसलिए एक प्रकार का बेटा जी प्रोटोनिक एसिड के अंतर्गत इसको अपने मानते हैं। आ जाओ, क्या होता है जब बोरिक अम्ल को गर्म किया जाए। देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, है ना, कि बोरिक एसिड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, मेटाबोरेट बनेगा। मेटाबोरेट को और ताता कर दो तुम लोग, है ना, तो आप लोगों का बन जाएगा बेटा जी, क्या बन जाएगा, बोरोन एनहाइड्रेट बन जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। हाँ, तो आई थिंक आप लोग ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को। कर सकते हो क्या, आ जाओ फिर। तो लिखवाया वो मैंने स्लाइड में आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया हुआ भी है। अच्छा, नेक्स्ट इसको देख लेना बेटा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये है हमारा BF3 BH3 की आकृति की व्याख्या कीजिए। इन स्पीसीज में बोरॉन के संकरण को बताना है तुम लोगों को। देखो, एक तो है हमारा BF3, है या नहीं है, और एक है आप लोगों के सामने बेटा जी BH3। इनकी अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये लीजिए BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और एक है मेरे प्यारे साथियों BH3। जो BH3 है वो मेरे प्यारे साथियों कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, डाई बोरॉन के फॉर्म में पाया जाता है। आपको पता होगा डाई बोरॉन का मतलब होता है B2H6। अगर इसको मैं हाफ कर दूं तो हाफ B2H6 का मतलब होता है BH3। और आप लोगों को मैंने BH3 बोले तो डाई बोरॉन की स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने बता रखी है, केला बंद बनता है, बनाना बॉन्ड बनता है। आ रही बात समझ में। जैसे अपने बात करें B और B के साथ में कितने से जुड़े हुए हैं, ये लो, और एक बनाना बॉन्ड बनता है यहाँ पे H, ये लीजिए। बात आई समझ में। तो इसकी स्ट्रक्चर हम लोगों की इस प्रकार से बनेगी। लेकिन बात करें अपने BF3 के मेरे प्यारे साथियों, तो BF3 की स्ट्रक्चर जो अपने बनाए तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रही है इसकी, देखो इस टाइप से, है या नहीं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। बात आ गई समझ में। अच्छा, इसमें अगर अपने संकरण निकालें तो इसमें संकरण क्या निकलेगा, sp2 निकलेगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 संकरण निकलेगा। लेकिन अगर अपने BH3 की अगर अपने बात करें तो डाइबोरॉन के फॉर्म में पाया जाता है। डाइबोरॉन के फॉर्म का मतलब एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बनाना बॉन्ड ये रहा और एक बनाना बॉन्ड ये रहा। तो इसकी अगर अपने बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो संकरण निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ, बनाना बॉन्ड की वजह से हुआ। बात आ गई समझ में। तो ये था BF3 जिसकी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर शेप होती है, बॉन्ड एंगल 120 होता है,
और संकरण निकल करके आएगा sp2 और इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया sp3। अच्छा, एल्यूमिनियम के उभय गर्मी व्यवहार दर्शाने वाली अभिक्रिया को लिखिए। देखो मैंने आपको बताया था कि जो एल्यूमिनियम है वो एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है ना, एल्यूमिना की अगर अपने बात करें, और बेस के साथ में भी आसानी से रिएक्शन करता है। मैंने आपको बताया था कि जो Al2O3 है इसकी रिएक्शन HCl एसिड के साथ करवाए तो एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है, और बेस के साथ रिएक्शन करवाए तो बेस के साथ में भी आसानी से रिएक्शन कर लेता है। इसलिए ये जो एल्यूमिनियम है ये एम्फोटिक नेचर बोल तो उभय द्रव्य प्रकृति को शो करता है। मेरे ख्याल से आप लोग बता दोगे, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होता है, इसी में आ गया। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन सा होता है। आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 में बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का मतलब है जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाए तो उसको बोलते हो बेटा जी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि BCl3 और SiCl4 में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है ना। BCl3 और SiCl4 में से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि BCl3 की अगर अपने बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इसमें केवल और केवल 6 बॉन्ड आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। स्ट्रक्चर बना के देखना आप इसकी, जो हम लोग बनाया करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना, तब आप लोगों को बकायदा पता चल जाएगा कि कौन सा अष्टक फॉलो करेगा और किसका अष्टक फॉलो नहीं कंप्लीट नहीं होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बजाय ऑक्टेट प्योर ऑक्टेट कंपाउंड होगा। आई थिंक आप लोग कर लोगे इसमें ना। अच्छा, कार्बोनेट, हीरा तथा ग्रेफाइट में कार्बन की संकरण अवस्था को बताना है। देखो इसको देख लेते हैं अपने। देखो एक तो है आप लोगों के सामने मेरे प्यारे साथियों कार्बोनेट CO3 है ना, कार्बोनेट। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होगी, कैसे बनाओगे इसकी स्ट्रक्चर। हाँ, कार्बन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को पता कितने होते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास में माइनस चार्ज, इसके पास में माइनस चार्ज है। जब इसको देखोगे तो देखने पर बेटा जी एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये सिग्मा एक सिग्मा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड आपके पास में 3 दिखाई दे रहे हैं। तो 3 के बेस पर इसका संकरण जो होगा मेरे प्यारे साथियों वो निकल करके आएगा sp2। तो कार्बोनेट में जो कार्बन है ना, उसका संकरण क्या है, sp2। अच्छा, डायमंड की बात करें अपने, तो हीरे में मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन जो होता है वो बेटा जी कितने कार्बन से कनेक्टेड रहता है, हाँ पता है आपको। मैं अभी तक आप लोगों से एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहा, सॉरी पूछ नहीं रहा हूं, मैं ही बताया जा रहा हूं आंसर आपको। तो इसमें कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो मेरे प्यारे साथियों हीरे में जो संकरण होता है, मैं ख्याल से आपको बताया भी था ये। सो डायमंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, और ग्रेफाइट में भी बेटा जी sp2 होता है। ग्रेफाइट में तुमको पता है कि एक कार्बन कितने से जुड़ता है, हाँ पता है आपको। ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है वो मेरे प्यारे साथियों कितनों के साथ कनेक्ट होगा, हाँ ये लो, एक कार्बन 3 के साथ कनेक्ट है तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ग्रेफाइट में भी मेरे प्यारे साथियों कौन सा संकरण निकल करके आएगा, sp2। डायमंड में मैंने बता दिया और कार्बोनेट में मैंने आपको बता दिया। मतलब आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी रहता है बेटा जी, लेकिन अपने को कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती कि क्वेश्चन से अपने को पूछ कौन सा रहा है। आ रही बात समझ में। तो बेटा जी ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊं, नहीं तो बहुत बड़ी अपनी ये क्वेश्चन वीडियो बन जाएगी। संरचना के आधार पे डायमंड तथा ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के गुणों की विभिन्नता बताओ। मैंने बताया होगा कि हीरे में क्या क्या होता है, कार्बन 4 से जुड़ता है, ग्रेफाइट में कार्बन 3 से जुड़ता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इंसुलेटर होता है, वो कंडक्टर होता है। ये तमाम बातें मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 आप लोगों को करवा रखी है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अच्छा, यह है BF3 में तथा BF4- में बंद लंबाई इतनी इतनी होने के कारण बताओ। देखो इसकी अगर अपनी बात करें बेटा जी तो इसका संकरण निकल करके आएगा sp2, है ना, sp2, और इसका संकरण निकल करके आएगा बेटा जी sp3। तो जिसमें sp2 संकरण है उसकी बंद लंबाई कम होगी, sp3 होने की वजह से इसकी बंद लंबाई क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ठीक है, तो संकरण के आधार पे आप लोग बता सकते हो। जिसमें संकरण sp3 होता है उसकी बंद लंबाई ज्यादा होगी मेरे प्यारे साथियों, जिसमें sp2 होगा बंद लंबाई और कम हो जाएगी, sp होगा बंद लंबाई और कम हो जाएगी, है ना। अच्छा आगे देखो, BCl अबंध द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, लेकिन BCl3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। देखो डायपोल मोमेंट मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने बताया था, डायपोल मोमेंट जैसे BCl है
और ये कह रहा है कि BCl3 है, ये लो BCl3 है। अब आपको पता है कि इसका En ज्यादा होता है मेरे प्यारे साथियों, और इसका En जो है वो कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, Cl के पास, इसलिए इस पे थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट्स हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बोरॉन के साथ एक कार्बन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका En ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। जब इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। अच्छा इसमें देखो, इसमें बोरॉन पे En कम है बेटा जी, और इलेक्ट्रॉन इधर भी ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर भी ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर भी ट्रांसफर हो रहे हैं, बिकॉज इसका En ज्यादा है, इसका En ज्यादा है, इसका भी En ज्यादा है। चारों तरफ से देखो, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, देखो ऐसे, है ना, अगर अट्रैक्ट किया जा रहा है तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, तो जीरो चार्ज हो जाएगा, कैंसिल करते हैं एक दूसरे के अट्रैक्शन को पूरा, ये है ना। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, लेकिन BCl3 के अंतर्गत अट्रैक्शन जो होता है वो एक दूसरे के द्वारा कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जो होगा मेरे प्यारे साथियों शून्य होता है। अच्छा CO एक विषैली प्रकृति की गैस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मैंने आप लोगों को बता रखा है ना। CO एक प्रकार से पॉइजनस नेचर की गैस क्यों होती है, पढ़ा होगा आपने कि जो CO जो गैस है जनरली हमारे हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया जाता है, जो भी एक वीक बॉन्ड होता है, पढ़ाया था आप लोगों को। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हीमोग्लोबिन कनेक्टेड हो जाता है तो कार्ब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो एक काफी स्टेबल प्रोडक्ट होता है, आसानी से इजीली हीमोग्लोबिन फ्री नहीं हो पाएगा, तो फिर सेल्स को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, सेल्स बोले तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की बजाय धीरे धीरे डेथ हो जाएगी उनकी, और व्यक्ति अंत में मर भी सकता है। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। CO2 की अधिकता से ताप बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, पता होगा आप लोगों को यार। देखो इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, है या नहीं है। अच्छा CO2 जैसे ये अर्थ है, इन्वायरमेंट में ये CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो CO2 से बढ़ने की वजह से सनलाइट के रेज जो है, जो किरणें हैं वो एंटर तो कर जाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगी, फलस्वरूप हमारे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, यही तो ग्लोबल वार्मिंग है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनती है ना, और जोन अगर टूट जाए फट जाए तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ये भी मेरे प्यारे साथियों अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में काफी क्या करती है, अहम कारण बनता है इसका, इसलिए अपने को पौधारोपण करना चाहिए, है ना। जिंदगी में देखो बेटा जी, आप लोग चाहे कहीं पे भी चले जाओ आप लोग, लेकिन हमेशा ये याद रखना जिंदगी में अपने को कम से कम तो अपने को जितना भी हो सकते उतना करना चाहिए, है ना, लेकिन कम से कम एक या दो पौधे तो अपने जिंदगी में लगाने चाहिए अपने को, है ना, क्योंकि एक पौधा जो है, कहते हैं ना, एक आदमी जो है वो दूसरे आदमी की अगर जिंदगी बचाना चाहे तो वो 2 से 4 जिंदगियां बचा सकता है ना, 4 जिंदगी बचा सकता है। लेकिन अगर उस आदमी ने अगर अपने लाइफ में अगर 1 या 2 पौधा, है ना, पौधा मतलब बड़े पेड़ अगर लगा दिए, चाहे कहीं पे भी लगाओ, अपने घर के आंगन में लगाओ, घर में लगाओ, या फिर अपने खेतों में लगाओ, है ना, तो एक पौधा मतलब पूरे लाइफ में इतनी ऑक्सीजन छोड़ता है जितनी ऑक्सीजन 10 आदमी बेटा जी क्या करते हैं, पूरी लाइफ में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 10 आदमियों की जिंदगी हम लोग दे रहे हैं, इसलिए अपने जिंदगी में बेटा जी 1 पौधा या 2 पौधे, है ना, पेड़ जो है उसके छोटे पौधे लगाओ, लगा करके छोड़ो मत, उसको भी संभालना भी है, 2-4 साल संभालते रहो, क्या दिक्कत है ना। खैर ये हम बात करेंगे। डाइबोरॉन तथा बोरिक अम्ल की संरचना मैंने आप लोगों को बताई रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, शायद तक आप लोगों को डाइबोरॉन की स्ट्रक्चर मैंने अभी बताई भी थी। और ऑर्थोबोरिक एसिड की मैंने कहा था कि बेटा जी ऑर्थोबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग ज्यादा डीप में मत जाना, इस प्रकार की ऑर्थोबोरिक स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो। हाँ वो आगे बॉन्ड बनाते रहते हैं, ये आपको पता भी होगा, है ना, ये आगे बॉन्ड बनाते रहते हैं हमारे। और डाइबोरॉन की स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताई थी, बनाना बॉन्ड बनता है हमारा। अच्छा कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न के आते हैं हमारे, कारण बताओ क्या होता है जब बोरेक्स को गर्म करते हैं, अभी बताया था आपको मैंने, व्हाट हैपन व्हेन वी हीटेड द बोरेक्स। कारण बताओ कि बोरेक्स को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो पता होगा आपको, है ना, सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है, आधी बात। अच्छा सोडियम मेटाबोरेट को और ज्यादा गर्म करोगे तो आप लोगों का क्या बन जाता है,
बोरॉन एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने आप लोगों को पूरी समीकरण भी आप लोगों को मैंने बताई थी, अगर आपको याद होगा तो। आधी बात समझ में? हाँ, अच्छा करवाऊं क्या? ये लीजिए, आप लोगों को मैं करवा देता हूं। जैसे बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स है। इसको हीट करोगे तो बेटा जी पहले वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपराइज होकर के चले जाएंगे, तो बचेगा Na2B4O7, ये बचेगा। अच्छा, इसको फिर से गर्म कर दो, सॉरी, Na2B4O7 को हम लोग फिर से इसको हीट दे देते, टेम्परेचर दे देते, तो मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा? Na B4O2 प्लस में B कितने बच गए? B2 4 3 O, ये लो सॉरी B2O3, जो डाइबोरॉन और ये सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बोरेक्स को जब अपने गर्म करते हैं तो पहले क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपराइज होकर के चला जाता है, और बचे हुए सोडियम बोरेट को या बोरेक्स को, है ना, जिसमें पहले डेकाहाइड्रेट था, एनहाइड्रेट था, ये इसको बोलते हैं बोरेक्स एनहाइड्रेट, इसको बोलते हैं सीधा सिंपल बोरेक्स। और जब बोरेक्स को फिर से अपने गर्म करें तो बेटा जी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम मेटाबोरेट, दिस इज द सोडियम मेटाबोरेट, और बोरॉन एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये तमाम समीकरण मैंने आप लोगों को बता रखी हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर मैं एक एक को लेकर के चलूं। मैंने अभी ये करवाई दिया, अच्छा बोरिक अम्ल की जल के साथ क्रिया करवाओगे तो भी मैंने आपको करवाई दे दी, है ना, कि बोरिक एसिड जो होगा वो एक वीक एसिड होता है। पहले ये क्या करता है? पहले मेरे प्यारे साथियों ये क्या बोलते हैं इसको, OH माइनस आयन गेन करता है, OH माइनस आयन गेन करने के बाद में H प्लस आयन को डोनेट करता है, इसलिए हम लोगों ने बोरिक एसिड को एक वीक एसिड बोला हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था ये BF3 है, BF3 अच्छा एक रह गया, एल्यूमिनियम की तनु NaOH से भी क्रिया करवाओ। अभी मैंने बताया कि एल्यूमिनियम जो है ये एसिड के साथ में भी क्रिया कर लेता है, और एसिड के अलावा मेरे प्यारे साथियों ये बेस के साथ में भी आसानी से क्या कर लेता है? रिएक्शन शो करता है ही नहीं है? सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखना, एल्यूमिनियम एसिड के साथ में भी और एल्यूमिनियम बेस के साथ में भी आसानी से क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको अपने उभयधर्मी प्रकृति का बोला था। और BF3 की अब क्रिया मैंने अमोनिया से करवाई दी थी, अभी आप लोगों को मैंने बताई थी। कारण बताओ, देखो रीजन बताने हैं अपने को। सांद्र HNO3 है, ये सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र द्वारा किया जा सकता है। यानी कि ये कह रहा है कि HNO3 को अगर आप लोगों को प्रिजर्व करना है तो आप लोग एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम में रख सकते हो। आप क्यों रख सकते हो? क्योंकि ये HNO3 जो है वो आसानी से एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन नहीं करता, आसानी से रिएक्शन दिखाता नहीं है ना। तो आसानी से रिएक्शन नहीं दिखाने की वजह से ये सांद्र NO3 जो है वो एल्यूमिनियम के पात्र में आसानी से पड़ा रहता है। ये तमाम चीजें आप लोग बता सकते हो। तनु NaOH तथा एल्यूमिनियम के टुकड़े का मिश्रण, अभी मैंने बताया दिया, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम है, किधर गया ये वाला, है ना। ग्रेफाइट को शोषक स्नेह के रूप में इस्तेमाल क्यों करते हैं? पढ़ा था हम लोगों ने कि जो ग्रेफाइट है ना, वो डायमंड की तरह, सॉरी ग्रेफाइट जो है वो एक लुब्रिकेंट के रूप में बिहेव करता है। क्यों करता है बेटा जी? हाँ, क्योंकि एक कार्बन, इसमें 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है, पहली बात तो ये, है ना। और दूसरी बात अगर आप लोग पहली बात आप ये कह सकते कि ये काफी चिकना और मुलायम होता है ना। कनेक्टर नहीं पूछा ये, इसने पूछा कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल क्यों करते हैं इसका? क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो काफी क्या होता है बेटा, चिकना होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है ना, इसलिए इसका यूज हम लोग एज ए ड्राई स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हीरे का उपयोग अपघर्षक के रूप में किया जाता है। हीरा काफी ज्यादा क्या होता है बेटा, मजबूत होता है, हार्ड होता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हीरे का यूज हम लोग चट्टानों को काटने में, ये ग्लास को काटने में क्या किया जाता है, उपयोग करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपने पूछता हूं, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, मुझे बताओ कोई बेटा जी ऐसे कोई 2 सिलिकेट बताओ, ऐसे कोई 2 सिलिकेट बताओ, सिलिकेट बताने जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, यानी कि मानव निर्मित 2 सिलिकेट का नाम बताओ, है ना। राइट द नेम ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द सिलिकेट विच आर मैन मेड, जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा निर्मित किन्हीं 2 सिलिकेट का नाम बताओ। आप मुझे बताना जल्दी से कमेंट बॉक्स में, उतने में आगे चलता हूं। वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु जो होती है वो काफी हल्की होती है, काफी लाइटर होती है और मजबूत होती है। और वैसे वायुयान उड़ने के लिए भी हल्का होना चाहिए। अगर तुम लोग भारी वायुयान की भारी धातु से अगर अपने एरोप्लेन वगैरह बना लेते हैं तो वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा, है कि नहीं है? आगे बात समझ में? हाँ जी, तो याद रखना बेटा जी, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग क्यों करते हैं अपने
वायुयान बनाने में, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो काफी हल्की मेटल है, लाइटर मेटल है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग वायुयान के रूप में बनाने में करते हैं। जल को एल्यूमिनियम पात्र में पूरी रात नहीं रखा जाना चाहिए। क्यों नहीं रखा जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है आसानी से, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जल के साथ क्रिया करके बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, बनने वाला जो मिश्रण होगा, वो एक प्रकार से पॉइजनस नेचर का हो जाता है ना, विषैली प्रकृति का हो जाता है। इसलिए उसको पूरी रात तक उसको रखते नहीं, अपने ध्यान रखना। अच्छा, सिलिकेट के बारे में पता चल गया क्या बेटा? हाँ, सिलिकेट एक तो है ग्लास, बोले तो कांच, है ना, और एक है मेरे प्यारे साथियों सीमेंट, पढ़ा था तुमने। ये दो ऐसे सिलिकेट हैं जिनको मानव ने बनाया है। आगे बात समझ में, ये मानव निर्मित दो सिलिकेट हैं, ध्यान रखना। सिलिकेट, एल्यूमिनियम, सॉरी ग्लास और सीमेंट। आओ आगे चलते हैं अपने। संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार का उपयोग किया जाता है। देखो बेटा जी, अपने क्या करते हैं, जैसे आप लोग अपने खंबे से अपने इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आते हैं, तो वायर होती है वो, है ना, उस वायर के अंदर, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर अपने वहां पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? तो एल्यूमिनियम जो है ये बेटा जी, एक पहली बात तो आसानी से मिल जाती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है ना, आसानी से प्राप्त हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि एल्यूमिनियम जो है ये कंडक्टर की भांति बिहेव करती है, विद्युत के चालक की भांति बिहेव करती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग संचरण केबल के रूप में, है ना, करते हैं। संचरण केबल का मतलब है इलेक्ट्रिक वायर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आसानी से मिल जाती और सस्ती भी है ना, कॉस्टली नहीं पड़ती, है ना, सस्ती मेटल है, ये सस्ती धातु है, ज्यादा कॉस्टली मेटल नहीं पड़ती। अब अगर आप लोग सिल्वर की वायर बनाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, चांदी की अगर अपने इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल करें तो, है ना। अच्छा, कार्बन से सिलिकॉन तक आयनीकरण एंथैल्पी में प्रगति कमी। अच्छा, पता है आप लोगों को कि कार्बन से अगर अपने सिलिकॉन के पास जाएं, सब सिलिकॉन के बाद में अगर अपने जर्मेनियम के पास जाएं, फिर टिन के पास जाएं, फिर पीबी के पास जाएं, तो आपको पता है अप से डाउन की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है या बढ़ता है? इंक्रीज होता है ना। सो व्हेन वी मूव कार्बन टू लेड, देन द नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज। कोषों की संख्या बढ़ती है, तो कोषों की संख्या बढ़ने की वजह से साइज भी बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो मेरे प्यारे साथियों, क्या तुम इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाएंगे, बोले तो इसकी आईपी ज्यादा होगी और इसकी आईपी थोड़ी कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों से पूछ रहा है कि कार्बन और सिलिकॉन तक जाते हैं तो लगभग आयनीकरण, आयनन एंथैल्पी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द साइज। ये सारी चीजें आप लोगों को बता रखी है मैंने। अच्छा, ये भी बताया हुआ था आपको, एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम की परमाणु त्रिज्या कम होती है। अच्छा, क्यों होती है इसको बताता हूं मैं आपको। ये लीजिए, यहां पे पढ़ लेते हैं अपने। देखो, बोरॉन के बाद, एल्यूमिनियम के बाद, गैलियम के बाद में, इंडियम के बाद में थैलियम आता है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरे प्यारे साथियों एटॉमिक साइज जनरली बढ़ता है। लेकिन देखो, एल्यूमिनियम और गैलियम को देखो, आपको कुछ उल्टा नजर आ रहा होगा कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के कंपेयर में छोटा है। होना चाहिए था इसका बड़ा, इसका और भी बड़ा और इसका और भी बड़ा, लेकिन कुछ ऐसे हो गया। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह कि ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ेगा। लेकिन जब अपने एल्यूमिनियम से गैलियम के पास आते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, गैलियम के पास आते हैं तो इसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैं फिर सीधे लिख देता हूं, d10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे लिख देता हूं मैं ना, d10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं गैलियम के अंदर, बल्कि एल्यूमिनियम के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता। तो चाहे तो 3d10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या d10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव कम, और ENC बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होने की वजह से गैलियम का साइज जो है बेटा, जो एल्यूमिनियम के कंपेयर में थोड़ा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। बात समझ में आई क्या? तो जनरली अपने ऊपर से नीचे जाते हैं तो एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से साइज भी बढ़ता है। लेकिन गैलियम के पास अगर आते हैं तो गैलियम में 3d10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसका शिल्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है,
लेकिन ENC प्रभाव ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसका साइज थोड़ा क्या हो जाता है बेटा जी, डिक्रीज हो जाता है और वापस फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो आई थिंक मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे बता देना आप लोगों को फिर भी। अच्छा, ये बता रखा मैंने एलोट्रोपस क्या होता है, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें से मेरे को लगता। कुछ अभिक्रिया में थेलियम एल्यूमिनियम से समानता दिखाते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि कई क्या दिखाते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध, है ना। पहले ग्रुप का एलिमेंट दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में जनरली क्या दिखाता है, समानता दिखाता है ना, विकर्ण संबंध बोलते हैं हम लोग इसको। निम्नलिखित में आप क्या समझते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव आप जानते हो, एलोट्रोपस आप जानते हो। सर्कुलर का मतलब होता है बेटा जी चेन का फॉर्मेशन करना। आप लोग जानते हो कि कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते रहते हैं और जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी क्या बना सकता है, लंबी श्रृंखला बना सकता है। सो व्हेन द कार्बन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, जब कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो काफी लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लंबी चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज उनकी क्या कहलाती है, श्रृंखला प्रॉपर्टीज कहलाती है ना। अच्छा, ये समीकरण को संतुलित करने का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटा, है ना, कि BF3 की रिएक्शन में एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारी समीकरण मैंने कहीं आप लोगों को करवा रखी है, अगर आपको याद है तो। नहीं याद तो फिर मुझे आप लोग बताना अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो। हाँ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाना, B2H6 की वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, सोडियम हाइड्राइड की B2H6 के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है। अच्छा, यहां पे लिखना ऑर्थोबोरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की, देखो ये बार बार आ रही है, एल्यूमिनियम की NOH के साथ अभिक्रिया, B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है। देखो इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो आप, कि जब B2H6 की क्रिया अगर आप लोग अमोनिया के साथ करवाओगे तो पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसको फिर आप लोग गर्म करोगे तो आपका बेटा जी क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, जिसका फॉर्मूला होगा B3N3H6, ये बनता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। तो ध्यान रखना पहले बेटा जी डाइबोरेनिक रिएक्शन पहले आप लोग इसके साथ करवाओगे तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, है ना। रिएक्शन बैलेंस कर लेना आप लोग। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करते हो, ये लो, इसके आगे 3 लगा देना, इसके आगे 4 लगा देना। अब आप लोग बैलेंस करके देखना है इस समीकरण को। उसके बाद फिर उसको जो गर्म करोगे तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, प्रोडक्ट आपके पास में ये बन करके आएगा, ठीक है ना। सॉरी, B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखो, CO तथा CO2 प्रत्येक के संश्लेषण के लिए एक प्रायोगिक, देखो हम लोगों ने CO को भी बनाया था और CO2 को भी हम लोगों ने बनाया था, लेकिन ये क्या कह रहा है, CO की तथा CO2 की बनाने की प्रयोगशाला विधि बतानी। प्रयोगशाला कि आप लोग लेबोरेटरी में अगर आप लोगों को बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो मेरे ख्याल से बेटा जी अगर आप लोगों को पता होगा कि COOH बोले तो ऑक्जेलिक एसिड को अगर आप लोग गर्म करोगे तो इससे तुम्हें CO भी मिल जाएगी, CO2 भी मिल जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ, हाँ। तो ये अच्छा, इसके अलावा आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट अगर अपने पास में है तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी गर्म करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट से भी तुम लोग CO2 का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये लेबोरेटरी मेथड है सारे के सारे, है ना। अच्छा, बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है मेरे प्यारे साथियों, न्यूट्रल प्रकृति होती है, उदासीन प्रकृति होती है, आप लोगों को पता होगा। अच्छा, आगे वाले क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमारे। इसी के साथ में हमारे जितने भी चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चंस थे बेटा जी, जनरली हम लोगों ने मोस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना जरूर। अच्छा, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, बोरिक अम्ल के बहुलकी होने का कारण बताओ। बोरिक अम्ल जो होता है, मैंने आपको कहा था कि जनरली बोरिक एसिड की अगर तुम लोगों से स्ट्रक्चर पूछे तो मेरे प्यारे रसगुल्लो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाओगे आप, लेकिन ये आपस में क्या करता रहता है बेटा जी, आपस में H बॉन्ड बनाता रहता है, आगे से H बॉन्ड बनाता रहता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत पॉलीमराइजेशन स्ट्रक्चर बन जाती है, बहुलकी स्ट्रक्चर बन जाती है, कई सारे ऑर्थोबोरिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था अगर याद है तो इसका कारण क्या होगा, H बॉन्ड की उपस्थिति के कारण बेटा जी ये क्या दिखाता है, पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर स्ट्रक्चर दिखाता है, पॉलीमर स्ट्रक्चर, है ना। डाइबोरोन में बोरोन का संकरण कौन सा होता है, मैंने भी आपको बता करके आया हूं। B2H6 के अंतर्गत बी का तुम लोगों को क्या बताना है, बोरोन संकरण बताया अभी आप लोगों को। अच्छा, ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ये बताया भी था
उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा होता है? फटाक से मुझे बताओ इसका कमेंट में आंसर। डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा, फुलरीन होगा या कोल होगा? बताओ जल्दी से। मतलब उष्मागतिकी के आधार पर थर्मोडायनामिक की अगर अपने बात करें तो थर्मोडायनामिक रूप से कार्बन का सबसे हाईली स्टेबल एलोट्रोपस कौन सा है? बताओ। और कल की क्लास में आना मत भूलना आप लोग। कल की क्लास में बेटा जी अपने थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर शुरुआत करेंगे। लेसन नंबर 6 जो है वो लास्ट आपका बचा हुआ है, उसको शुरुआत कर देंगे आप लोगों की। जल्दी से बताओ मुझे कि उष्मागतिकी के अनुसार सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल मैं कहूं कि कौन सा एलोट्रोपस है, तो आंसर निकल के आएगा बेटा जी कौन सा? ग्रेफाइट। आगे कठोर तो ये है, कठोर की बात नहीं कर रहा है, ये थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इसकी बेटा जी इंटरनल एंथैल्पी मैंने बताई थी, डेल्टा एच का मान जो होता है वो 0 होता है ना। अच्छा, ये वाले सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के। निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखो कुछ टॉपिक्स दिए हुए मैंने आप लोगों को, इन टॉपिक्स में से आप लोगों को यह बताना कि कौन सा ए बी सी डी में से कौन सा सही है ना। क्या लिख लेना यहाँ पे, में से कौन सा सही है। ग्रुप नंबर 14 का तुम्हें पता है +4 ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं +2 भी दिखाते हैं, दिखाने वाले। +2 तथा +4 ऑक्सीजन संख्या, बिल्कुल ये थोड़ा बहुत सही है। आगे चलते हैं, M तथा M+4 आयन बनाते हैं, नहीं भैया। और ये क्या लिखा, M स्टार तथा M स्टार माइनस आयन बनाते हैं, नहीं। तो उसमें क्या होगा कि ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ +2 ऑक्सीजन संख्या दिखाते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +2 के बजाय +4 ऑक्सीजन संख्या दिखाते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। देखो सिलिकॉन की प्रारंभिक अवस्था SiCl4 की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो। हाँ, सिलिकॉन तुमने बनाया था कल परसों, नहीं बनाया था, याद आ रहा है? तो सिलिकॉन वाली स्ट्रक्चर है ये वाली हमारी, सिलिकॉन वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो। हाँ, बता देता हूं आप लोगों को, ये रही सिलिकॉन वाली स्ट्रक्चर। देखो ये रहा हमारे, इसके जगह R लिख सकते हैं, OH, ये वाले आप लोगों को प्रोसेस आप लोगों को बताना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बेटा जी ये बातें जो है आप लोगों को पता चल गई होंगी कि हम लोगों ने इसमें करना क्या है, किस प्रकार से हम लोगों को लिखना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस थे हमारे लेसन नंबर 4 के, जिनको आप लोगों ने तसल्ली के साथ में, जल्दबाजी में तो नहीं किया, हम लोगों ने एक एक क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को समझाए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चंस अगर आप लोगों का रह जाता है, कुछ छूट जाता है, यानी कि ये देखो सारे क्वेश्चंस अब मैं नहीं करवा सकता ना, और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो क्वेश्चंस आप लोग बेटा जी करने की कोशिश करना, बकायदा वो क्वेश्चंस आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे आपसे। लगभग ये 40 क्वेश्चंस आप लोगों को बुक में दिए रखे हैं, तो उसमें से मैंने 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए उठा करके लाया हूं मैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे, और आप लोगों ने शायद ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 को भी तुम लोग पढ़ के आए थे, जिसकी वजह से आप लोगों ने इनके कुछ आंसर दिए होंगे। नहीं दिए तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के नहीं आए, है ना। आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद में बेटा जिस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिया करूंगा मैं, उसको आप लोगों ने खुद क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है बेटा, तो यहीं तक हमारा ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से हम लोगों ने फिनिश किया। लगभग ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 को जितने क्वेश्चंस आप लोगों से हो सके थे उतने मैंने आप लोगों के लिए डाले, पूछे और उनका सॉल्यूशन दिया। और हर एक क्वेश्चंस को आप लोग भी पढ़ के देखना बेटा जी, सॉल्व करके देखना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और कल बात याद रखना बेटा जी, कल जो है अपने वो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर अपने शुरुआत करेंगे, और कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। वो अगले साल जब आप लोग 12th में जाओगे तो 12th में आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर ये है कि आप लोग क्या करना, चैप्टर नंबर जो 6 है उसकी स्टार्टिंग कल करेंगे, तो स्टार्टिंग के टाइम आप लोगों को सभी को इकट्ठा होकर के आप लोगों ने वो थर्मोडायनेमिक वाला चैप्टर आसानी से पढ़ना होगा। ठीक है बेटा जी, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वाली क्लास जो है अच्छी लगी होगी, या कैसे लगी होगी तो थंबनेल आप लोग जरूर करके जाना, लाइक जरूर करके जाना। अगर लाइक नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी तो फिर आप लोग डिसलाइक जरूर करके जाना, है ना। लेकिन बेटा जी कल थर्मोडायनेमिक का चैप्टर अपने शुरुआत करेंगे, तो कल आप लोगों को आना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला पोर्शन अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोगों को एंड तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत कल की क्लास को लेकर के। तो तब तक के लिए यहीं तक अपना समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।